हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी और आप मेरे साथ उपस्थित हैं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, महाजनपद काल। दोस्तों, महाजनपद काल एक ऐसा टॉपिक है जिन लोगों को पौराणिक जानकारी है, यानी कि महाभारत की जानकारी है, महाभारत जिन लोगों ने देखी है उन लोगों ने इन महाजनपदों के नाम सुने होंगे, जैसे कि कुरु, जैसे कि अंगराज कर्ण सुना होगा, अंग, चेदी नरेश शिशुपाल सुना होगा आपने, मगध के राजा जरासंध। ये सारे जो मगध हुआ, चेदी हुआ, अंग हुआ, कुरु हुआ, ये सारे क्या हैं? महाजनपद थे। ये महाजनपद काफी प्राचीन थे, लेकिन इनका जो उदय इतिहासकारों ने दिया वो 6वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास दिया, कि यानी लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास इनका उदय होता है। समझें थोड़ा सा कि इनका उदय कब हुआ। तो इनका उदय कब हुआ? 6वीं सदी ईसा पूर्व। कब हुआ? 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, तो 6वीं सदी ईसा पूर्व में इनका उदय हुआ, ये तो कोई दिक्कत का विषय ही नहीं है। अब बात है कि इनका क्या कारण रहा कि इनका उदय हुआ, उदय का कारण क्या रहा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखो, समझें थोड़ा सा, मैं समझाता हूं आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता, यहां से लेके चलूंगा, सिंधु घाटी सभ्यता, यह वह टाइम पीरियड था जब मानव ने पहली बार नगरीकरण किया था। पहली बार कब नगरीकरण किया मानव ने? सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो बाढ़ आने के कारण समाप्त हो गई। बाढ़ आई और सिंधु घाटी सभ्यता जो इस क्षेत्र में बसी हुई थी, मानव यहां से निकलकर गंगा यमुना के दोआब में आ बसा और मानव ने एक दूसरी सभ्यता बसाई जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। क्या नाम था दोस्तों? वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता या जो वैदिक काल था, इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला टाइम था ऋग्वैदिक काल। पहला टाइम क्या था? ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। और दूसरा टाइम जो है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल वह समय था जब ऋग्वेद की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल वह समय था जब सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। यानी ऋग्वैदिक काल का जो टाइमिंग था वो रहा 1500 से 1000 बीसी, बीसी यानी ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय रहा बच्चों 1000 से 600 बीसी। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल था। ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में मेरे मित्रों लोहे की खोज हुई। किसकी खोज हुई? लोहे की खोज। इससे पहले मानव जो था वो लोहे से परिचित नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में मानव जो था वो ताम्र का उपयोग जानता था और ताम्र में एक धातु मिलाता था, टिन, और उसके माध्यम से कांसे का उपयोग करता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मानव कांसे का उपयोग करने लगा। ऋग्वैदिक काल में भी मानव किसका उपयोग करता था? तांबे का उपयोग करता था, कांसे का उपयोग करता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल का जो अंतिम टाइम था, यानी लगभग 1000 बीसी के आसपास लोहे की खोज हुई, और लोहे की खोज होने के कारण जो ये ऋग्वैदिक काल में मानव केवल गंगा यमुना के मैदान तक बसा था, वो उत्तर वैदिक काल में वही मानव गंडक नदी बिहार तक पहुंच गया। यानी ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में काफी विस्तार हुआ। हम यहां समझेंगे कि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में एक व्यवस्था चलती थी, राजनीतिक व्यवस्था थी कि जो गांव थे उन गांवों से मिलकर विष बनता था। ठीक है, गांवों का मुखिया ग्रामीण होता था और गांव मिलकर के किसका निर्माण करते थे? विष का निर्माण करते थे। एक विष में लगभग 250 गांव के आसपास होते थे। विष मिलकर के दोस्तों जन का निर्माण करते थे। ये जो जन था ना, ये वर्तमान में जिले की भांति था। लेकिन आपको पता होना चाहिए ऋग्वैदिक काल में मानव की प्रवृत्ति घुमंतु प्रकार की थी, घुमक्कड़ प्रकार का मानव था, पशुपालन पर डिपेंडेंट होता था, तो जन जो थे वो चलायमान थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में मानव कृषि करने लग गया, क्योंकि लोहे की खोज हुई थी। लोहे की खोज के माध्यम से वह हल बनाने लगा, लोहे के उपकरण बनाने लगा और जंगलों को साफ करने लगा। तो मानव अब यहां पशुपालन के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में कृषि पर डिपेंडेंट हो गया। कृषि पर डिपेंडेंट हो गया तो मानव स्थायी रूप से बस गया। स्थायी रूप से बस गया तो ये जो जन थे ये उत्तर वैदिक काल में जनपद कहलाए। क्या कहलाए मेरे मित्रों? जनपद कहलाए। ये जो जनपद थे, अब इन जनपदों के पास लोहा था, मैंने बता ही दिया आपको, लोहे की खोज हो चुकी थी और लोहे से बेहतर अस्त्र शस्त्र भी निर्मित कर चुका था मानव। अब मानव में गायों को लेकर युद्ध होता था, इस समय भी होता था, यानी मानव में कबीलों में युद्ध होता था। वो जो युद्ध था
जनपद काल में जो युद्ध होता था उससे जो कुछ जनपद थे जो कमजोर थे वो अन्य ताकतवर जनपदों ने जीत लिए। कमजोर जनपद ताकतवर जनपदों ने अपने अधीन कर लिए और वो जो जनपद थे ताकतवर जनपद वो बड़े हो गए। क्या हो गए दोस्तों? बड़े हो गए। और वो जो ताकतवर जनपद थे वही बाद में क्या बने? महाजनपद बने। क्या बने? महाजनपद बने। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि महाजनपद काल का उदय का कारण था, तो उदय का कारण था कि ताकतवर जनपदों ने कमजोर जनपदों को, निर्बल जनपदों को अपने अधीन कर लिया। और जब ताकतवर जनपदों ने निर्बलों को अपने अधीन किया तो ताकतवर जनपद का आकार बड़ा हो गया और वही जनपद जो था वो क्या कहलाया मेरे मित्रों? महाजनपद कहलाया। और महाजनपद जिस समय पे सर्वाधिक मात्रा में थे उस समय को कहा जाता है महाजनपद काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाजनपद काल। ठीक है, तो उदय कब हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, और अगर कारण पूछे तो कारण आप बता सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे थोड़ा सा समझें कि जो जनपद थे, इन जनपदों में क्या हुआ मित्रों कि इन्होंने ताकतवर ने कमजोर को तो जीता था, लेकिन कुछ ऐसे जनपद थे जो स्वतंत्र भी रहे, जैसे योधे, जैसे सिबी, जैसे कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु के शाक्य थे, रामगाम के कोलिये थे, ऐसे बहुत सारे छोटे जनपद थे जिन्होंने प्रसिद्धि पाई थी। लेकिन महाजनपद जो हुए उनकी संख्या रही 16 और इन महाजनपदों की जो जानकारी मिलेगी हमको वो मिलेगी अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय मित्रों, अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है और इस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कितने महाजनपद? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों ही ग्रंथों में, ये बौद्ध ग्रंथ है और ये जैन ग्रंथ है, दोनों ही ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी मिलती है? 16 मिलती है। लेकिन प्रमाणिक जो महाजनपद माने जाते हैं वो अंगुत्तर निकाय के माने जाते हैं। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ था उसमें बताए गए महाजनपद 16 हैं और यही प्रमाणिक माने जाते हैं। भगवती सूत्र के जो महाजनपद हैं वो बाद के माने जाते हैं, बुद्धकालीन नहीं माने जाते। वो बुद्धकालीन महाजनपद जो है उनके ऑथेंटिक जो माने जाएंगे वो अंगुत्तर निकाय वाले ही माने जाते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि महाजनपदों की जानकारी मिलती है तो आपको उत्तर देना है अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, अब ये महाजनपद कौन कौन से थे तो हम समझ लेते हैं। इन महाजनपदों को हम सबसे पूर्व दिशा से चलेंगे। सबसे पहला महाजनपद पढ़ेंगे मुरादाबाद और आपके भागलपुर और मुंगेर में। ठीक है, भागलपुर और मुंगेर जो जगह है ये बिहार में पड़ती है और यहां पर एक महाजनपद था जिसका नाम था प्यारे बच्चों अंग। क्या नाम था? अंग। अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी और उस चंपा जो नगरी थी वो बुद्धकालीन 6 बड़े महानगरों में से एक थी। अंग की राजधानी कौन सी थी? चंपा थी और चंपा बुद्धकालीन बड़े महानगरों में से 6 बड़े महानगरों में से एक थी। अंग की राजधानी चंपा किस कारण कहलाई? चंपा नदी के कारण कहलाई। इसका दूसरा नाम था, अंग की राजधानी चंपा का दूसरा नाम था मालिनी। क्या नाम था बच्चों? मालिनी। अब अंग और मगध इन दोनों के बीच बहती थी कौन सी नदी? इन दोनों के बीच नहीं बहती थी चंपा नदी। कौन सी नदी बहती थी? चंपा नदी। वो अंग और मगध को अलग करती थी। इस अंग और मगध के जस्ट ऊपर जो महाजनपद था वो था वज्जी महाजनपद, जो आपके आरा डिस्ट्रिक्ट के नाम बता रहा हूं मैं, जिलों के नाम बता रहा हूं। वर्तमान में आरा जिला जो बिहार में है। ठीक है, इसके अलावा मुजफ्फरपुर जो बिहार में है और जनकपुर जो नेपाल में है, इस क्षेत्र में फैला हुआ था। वज्जी संघ 8 गणों से मिलकर बना था, यानी यहां पे गणतंत्र था। तो मैं थोड़ा सा अगर इधर बात करूं शासन की, तो महाजनपदों में 2 प्रकार का शासन मिलता था। एक शासन था आपके गणतंत्र या गणराज्य और दूसरा शासन था राजतंत्र। यानी राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से अगर मैं महाजनपदों की बात करूं तो गणतंत्रात्मक शासन और राजतंत्रात्मक शासन का जो उदय हुआ वो इसी महाजनपद काल में हुआ। ठीक है, तो जो वज्जी महाजनपद था यहाँ पे क्या था? गणराज्य था। 8 गणों से मिलकर बना था, जिनमें से 3 मुख्य थे। पहला था मिथिला के विदेह। कौन थे? मिथिला के विदेह। मिथिला
जिसको आपने रामायण काल में भी पढ़ा होगा। महारानी जो सीता थी, भगवान राम की जो पत्नी रही सीता जी, वो जनक की पुत्री थी, और जनक जो था वो विदेह राजा था, विदेह का राजा था, मिथिला का राजा था, और उसे वर्तमान में जनकपुर कहते हैं, जो नेपाल में पड़ता है। दूसरा रहा कुंडल ग्राम के ज्ञात्रक। तो महावीर स्वामी आपने सुना होगा नाम, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, वो कुंडल ग्राम के ज्ञात्रक वंश से थे, वो भी वज्जी का एक गण था। इसके अलावा लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, वो एक सबसे पावरफुल थे इनमें। वज्जी संघ में जो वैशाली के लिच्छवी थे वो सबसे पावरफुल थे। तो यहाँ पे गणराज्य था। अब बात आती है मगध। मगध जो था ये गंगा और सोन नदियों के आसपास के क्षेत्रों में बसा था। इसकी पूर्वी सीमा अंग से निर्धारित होती थी, पश्चिम में इसके सोन नदी बहती थी, और ये जो था ये गंगा नदी के दक्षिण में था। ठीक है, वर्तमान में जो पटना वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र था ये मगध। ठीक है, इसकी प्राचीन राजधानी थी वसुमती, गिरिब्रज या कुशाग्रपुर। वसुमती, गिरिब्रज या कुशाग्रपुर। वज्जी की राजधानी थी वैशाली, अंग की राजधानी थी चंपा या मालिनी। ठीक है, यहां तक किसी को मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। 3 महाजनपद हमने पढ़े। चौथे महाजनपद को देखते हैं। चौथा महाजनपद था मल्ल। ये वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में एक जिला है देवरिया। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है? देवरिया। अब तुम्हें पता है देवरी मल्ल हो सकता है, शादीशुदा होने के बाद तो आदमी को खाना टाइम पे नहीं मिलता तो वो कमजोर होगा, तो देवर कैसा है? मल्ल। तो देवरिया मल्ल जो महाजनपद था वो देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इस मल्ल के 2 पार्ट थे, एक तो पावापुरी के मल्ल और एक कुशीनगर के मल्ल। कुशीनगर या कुशीनारा कह सकते हैं। तो मल्ल जो था इसके 2 पार्ट हुए, यानी इसकी 2 राजधानियां हुई, पावापुरी और कुशीनारा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि जो मल्ल थे ये भगवान लक्ष्मण का जो पुत्र था उसके वंशज माने जाते हैं। ठीक है, भगवान लक्ष्मण के पुत्र के वंशज थे। ठीक है, कौन? मल्ल, जो पावा और कुशीनगर में इनका राज्य हुआ करता था। इसके बाद बात करते हैं काशी। काशी आपने सुनी होगी, काशी या वाराणसी। काशी या वाराणसी क्या है? तो 2 नदियां थी, एक थी वर्णाशा और एक थी अशी। इन दोनों वर्णाशा और अशी नदियों के बीच स्थित होने के कारण ये नगरी कहलाई वाराणसी, यानी वर्तमान में कहूं तो मैं बनारस। नरेंद्र मोदी जी यहीं से लोकसभा के सांसद हैं। ठीक है, तो वाराणसी जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ये काशी नगरी प्राचीन समय में कहलाती थी, जो सूती वस्त्रों के लिए और घोड़ों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती थी। इसके अलावा एक महाजनपद था कौशल महाजनपद। ये जो कौशल महाजनपद था मेरे प्यारे बच्चों, इस कौशल महाजनपद की भी 2 राजधानियां थी। एक राजधानी थी साकेत, यानी वर्तमान में अयोध्या, और दूसरी जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। दोनों ही उत्तर प्रदेश में, श्रावस्ती और साकेत। साकेत अयोध्या और दूसरी राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती। कौशल जो था, कौशल राज्य, यहाँ का एक राजा हुआ महाकौशल, और महाकौशल का राजा बेटा हुआ एक प्रसेनजीत। प्रसेनजीत का मगध के साथ अच्छा संबंध रहा। उसने अपनी बहन का विवाह, महाकौशला का विवाह मगध के राजा बिंबिसार के साथ किया और काशी का राजस्व उसे दहेज में दिया। बाद में जो मगध राज्य था ये पावरफुल हुआ था, इसने काशी को भी जीता, कौशल को भी जीता, मल्ल को भी जीता, वज्जी, अंग, और इस प्रकार से इसने समस्त 16 महाजनपदों को अपने अधीन किया। इस मगध के साम्राज्यवाद की जो शुरुआत हम बताएंगे अभी बिंबिसार करेगा, और इसका अंत करेगा अशोक, जो कलिंग को लास्ट में जीतेगा। तो यहां ध्यान से देखें, कौशल महाजनपद हो जाता है। इसके बाद महाजनपद आता है वत्स महाजनपद। ये जो वत्स महाजनपद था ये इलाहाबाद के आसपास था, जो वर्तमान में हम उसे प्रयागराज कहेंगे। जो प्रयागराज के आसपास का जो क्षेत्र था, प्रयागराज आ गया, बांदा जिला आ गया उत्तर प्रदेश में, ये जो पूरा एरिया था इसे किस नाम से जाना जाता था? वत्स, जो गंगा और यमुना के बीच फैला हुआ था। मोस्टली कहां फैला हुआ था? गंगा और यमुना के नीचे वाले क्षेत्रों में भी इसका प्रसार देखने को मिलता है। तो ये वत्स एक ताकतवर महाजनपदों में से एक हुआ। इसके बाद एक महाजनपद था चेदी महाजनपद। चेदी जो महाजनपद था ये बुंदेलखंड में था। कहां पे था? बुंदेलखंड में। आपने महाभारत काल में एक नाम सुना होगा शिशुपाल का, जिसकी 99 गलतियां भगवान कृष्ण माफ करते हैं और 100वीं गलती पर उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। तो वो जो चेदी का राजा था शिशुपाल, ठीक है, और वो जरासंध के अधीन था, मगध के राजा के अधीन। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे अवंती महाजनपद की। अवंती जो महाजनपद है इसकी 2 राजधानियां रही।
पहली राजधानी रही उज्जैनी यानी उज्जैन, और दूसरी राजधानी रही माहिष्मती। दो राजधानियां थी, उज्जैनी और दूसरी थी माहिष्मती। आपने बाहुबली फिल्म में माहिष्मती सुना होगा, वो एक फेक स्टोरी है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन माहिष्मती नाम का एक नगर हुआ था। ठीक है, उज्जैनी और माहिष्मती दो राजधानियां थी अवंती की। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी एक महाजनपद था जो गोदावरी नदी के आसपास फैला हुआ था, यहां पे फैला हुआ था, जिसका नाम था अश्मक। यह आपके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इस क्षेत्र में मोस्टली फैला हुआ था अश्मक महाजनपद। और इस अश्मक महाजनपद की राजधानी हुई पोतली। कौन सी? पोतली या पोतन। यह अश्मक महाजनपद की राजधानी थी। यह एकमात्र दक्षिण भारतीय महाजनपद था। अगर आपसे एक प्रश्न करें कि दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद था, तो आप जवाब देंगे कि अश्मक महाजनपद जो था वो दक्षिण भारत में फैला हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे, यहां पे शूरसेन महाजनपद था। शूरसेन, शूरसेन जो था वो कौन था? भगवान राम के सबसे छोटे भाई थे शत्रुघ्न। शत्रुघ्न के छोटे बेटे का नाम था शूरसेन। ठीक है, और शूरसेन के नाम पर जो अब चूंकि भगवान राम ने शत्रुघ्न को राज्य सौंपा था मथुरा का, तो इसलिए उनके बेटे के नाम पर यह महाजनपद शूरसेन महाजनपद कहलाया, और इसकी राजधानी रही मथुरा। शूरसेन महाजनपद की राजधानी रही मथुरा। भगवान कृष्ण जो थे वो शूरसेन से संबंधित रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे एक राज्य हम पढ़ेंगे मत्स्य। मत्स्य जो महाजनपद था वो आपके वर्तमान में राजस्थान के जयपुर और अलवर जिलों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। जब पांडव अपना अज्ञातवास गुजारने आए तो उन्होंने अपना अज्ञातवास इसी मत्स्य महाजनपद में गुजारा था। यहाँ के राजा विराट के यहाँ ये ठहरे थे, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। और बाद में विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के बेटे, वैसे ऑफर तो अर्जुन को किया था, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैंने उत्तरा को अपनी पुत्री के समान माना है, अतः मैं विवाह नहीं कर सकता। मेरा पुत्र है, वो मेरे जैसा योग्य है, आप चाहें तो उसके साथ शादी कर सकते हैं। तो उत्तरा का विवाह जो हुआ था वो आपके किसके साथ हुआ था? अभिमन्यु के साथ। ठीक है, तो ये मत्स्य महाजनपद था। इसके बाद हम बात करेंगे पांचाल महाजनपद की। पांचाल जो महाजनपद था इसकी भी दो राजधानियां रही। पांचाली नाम सुना होगा आपने, भगवान भगवान कृष्ण अपने आप को उसकी बहन मानते थे, भगवान कृष्ण उसको बहन मानते थे, सॉरी। और राजा द्रुपद की पुत्री थी जो एक यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, उनका एक भाई भी था। तो पांचाल जो राज्य था ये वर्तमान में रुहेलखंड कह सकते हैं हम, उस क्षेत्र को रुहेलखंड कहते हैं। बरेली उत्तर प्रदेश में, बदायूं है, फर्रुखाबाद है, ये जो क्षेत्र है इसे रुहेलखंड कहते थे। और इसमें पांचाल महाजनपद हुआ करता था। पांचाली यानी कि द्रौपदी जो थी वो इसीलिए पांचाली कहलाती थी क्योंकि वो पांचाल राज्य की राजकुमारी थी। कई लोग समझते हैं कि जो द्रौपदी थी वो 5 पति थे उसके, इस वजह से उसे पांचाली कहते थे, तो ऐसा नहीं था। वो पांचाल राजा की पुत्री थी, इसलिए उसे पांचाली कहते थे। तो पांचाल की दो राजधानियां थी, एक तो थी अहिच्छत्र और दूसरी थी कामपिल्य। एक तो थी अहिच्छत्र और दूसरी थी कामपिल्य। इसकी दो राजधानियां रही। इसके बाद एक राज्य और हुआ कंबोज। कंबोज जो महाजनपद था ये आपके कश्मीर से शुरू होता था और कपिशा यानी वर्तमान में हिंदू कुश पर्वतमाला जो अफगानिस्तान में फैली है और काबुल तक का क्षेत्र जो था वो कंप्लीटली कंबोज में आता था। और ये कंबोज की राजधानी थी हाटक या लाजपुर या राजपुर। हाटक, राजपुर या लाजपुर, ये इसकी राजधानी रही। और कंबोज जो फेमस रहा वो घोड़ों के लिए रहा। कंबोज महाजनपद किसके लिए फेमस रहा? तो वो अपने घोड़ों के लिए फेमस रहा। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक महाजनपद था कुरु महाजनपद। पूरी महाभारत तो कुरुओं के ऊपर ही हुई थी, तो वो तो हम कैसे भूल सकते हैं। तो कुरु महाजनपद जो था यहाँ भरत वंश का शासन था। भरत, उसका बेटा शांतनु, उसका बेटा भीष्म के 2 भाई थे, चित्रगुप्त विचित्रगुप्त, उनके बेटे हुए धृतराष्ट्र पांडु। तो जो धृतराष्ट्र जो थे, यानी ये वंश जो शुरू हुआ था कुरु से शुरू हुआ था, भरत वंश भी इसको कहते थे। ठीक है, तो वो कुरु महाजनपद था। प्रारंभ में इसकी राजधानी हस्तिनापुर रही, लेकिन बाद में जो आपके युधिष्ठिर हुआ उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? इंद्रप्रस्थ को बनाया। हाँ, हस्तिनापुर के नगर के बनने से पहले भी इसकी राजधानी खंडप्रस्थ रही थी, जिसे पहले जो बाद में इंद्रप्रस्थ नाम दिया था वो पहले खंडप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जो मूल गांव था, इनका मूल क्षेत्र था भरतवंशियों का। ठीक है, तो कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी रही? इंद्रप्रस्थ। आप जवाब देंगे। ठीक है, हस्तिनापुर नहीं दें। थानेश्वर का क्षेत्र जो हरियाणा में पड़ता है, मेरठ का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और दिल्ली का क्षेत्र इसमें सम्मिलित हुआ करता था। इसी प्रकार से अंतिम महाजनपद है गांधार।
शकुनी का नाम आपने सुना होगा, गांधारी उसकी बहन थी, वो गांधार महाजनपद से थे। वर्तमान में अगर मैं बात करूं गांधार महाजनपद की, तो ये पेशावर और रावलपिंडी जो जिले हैं पाकिस्तान में, पेशावर और रावलपिंडी जिले जो हैं वो गांधार महाजनपद के नाम से जाने जाते हैं। उस समय इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। इसकी राजधानी कौन सी थी बच्चों? तक्षशिला। ठीक है, इसे भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने बसाया था। किसने बसाया था? भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने। ठीक है, इस तरह से 16 महाजनपद हुए। पहला था अंग, अंग की राजधानी चंपा या मालिनी थी। दूसरा था मगध, मगध की राजधानी गिरिव्रज वासुमती या कुशाग्रपुर थी। तीसरा वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। चौथा था मल्ल, मल्ल की राजधानी पावा या कुशीनारा थी। छठवा है काशी, काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल की 2 राजधानियां थी, श्रावस्ती और साकेत। वत्स की 1 राजधानी थी कौशाम्बी। चेदी की 1 राजधानी थी शुक्तिमती। क्या नाम था? शुक्तिमती, शुक्तिमती। ठीक है, ये किसकी राजधानी थी? चेदी की राजधानी थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मत्स्य की राजधानी आपके विराटनगर थी या बैराट थी। पांचाल की 2 राजधानियां थी, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। कंबोज की राजधानी हाटक, राजपुर या लाजपुर थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती की 2 राजधानियां थी, उज्जैनी और महिष्मती। और अश्मक की राजधानी थी पोतली या पोतन। इस प्रकार से ये 16 महाजनपद थे जिनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। वैसे भगवती सूत्र में मिलती है, लेकिन ये जो 16 महाजनपद मैंने आपको पढ़ाए हैं ये अंगुत्तर निकाय में इनकी जानकारी मिलती है। तो हमने जो चीजें सीखी हैं वो अभी ये सीखी है कि महाजनपद काल का समय, इसका उदय कब हुआ, दूसरा इसका कारण क्या रहा, तीसरा यहाँ की शासन पद्धति। तो शासन पद्धति मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर शासन 2 प्रकार का मिलता है, एक तो राजतंत्र मिलता है और एक गणतंत्र मिलता है। राजतंत्र और गणतंत्र दोनों ही प्रकार का शासन यहाँ पे देखने को मिलेगा। राजतंत्र ज्यादातर महाजनपदों में राजतंत्र था, लेकिन 10 गणतंत्र इस जमाने में मिला करते हैं। 10 गणतंत्र, जिनमें से प्रसिद्ध गणतंत्र रहे कंबोज, मल्ल और वज्जी। 3 ये तो महाजनपद थे, बाकी 7 अन्य क्या थे? आपके उनको कह सकते हैं हम जनपद। ठीक है, तो 7 जनपद थे, 3 महाजनपद थे, कंबोज, मल्ल और वज्जी। कंबोज जो लोग थे ये वार्ता शस्त्रोपजीवी थे। क्या थे? समझा देता हूं, वार्ता शस्त्रोपजीवी प्रकार का महाजनपद, वार्ता शस्त्रोपजीवी प्रकार का गणतंत्र था ये। देखो, इस समय गणतंत्र के 2 प्रकार मिलते हैं। पहला प्रकार मिलता है वार्ता शस्त्रोपजीवी, दूसरा है जो राजा पर डिपेंडेंट होता था। ठीक है, वार्ता शस्त्रोपजीवी क्या होता था? इसमें लोग जो थे वो लोग अपने हिसाब से चलाते थे। जो लोग थे वो किस पे आधारित रहते थे? वार्ता और शस्त्र। वार्ता का मतलब है कृषि, पशुपालन, व्यापार, और दूसरा है शस्त्र यानी कि अस्त्र शस्त्रों पर। उनके आधार पर ये शासन चलाते थे। दूसरा राजा पर डिपेंडेंट होकर चलाते थे। राजा पर राजा शब्दों शासन जीवी, यानी राजा के जो शब्द थे वही शासन था, उस प्रकार का गणतंत्र था। लेकिन राजा जो था वो राजा प्रॉपर एक राजा नहीं होता था। राजा के नीचे भी जो गण थे यानी संघ थे, उन संघों के अपने अपने राजा होते थे, और वो लोग इस राजा को जो कहते थे राजा वही करता था। जैसे वज्जी जो संघ था इसमें 8 गण थे, तो वो 8 गण मिलकर के इस राजा को जो आदेश देते थे ये वही करेगा। इसी प्रकार मल्ल में 2 थे, पावा और कुशीनारा, तो वो दोनों लोग जो इससे कहेंगे वही राजा करता था। ठीक है, जो गणतंत्र का एक मुख्य मुखिया होता था। इस राजा के पास खुद की सेना नहीं होती थी। इन संघ के मुखियाओं का जो राजा होता था उसके पास सेनापति होते थे। ये इस राजा को सेना मुहैया कराते थे। इस राजा के पास सेना क्यों नहीं होती थी? कि अगर इस राजा के को सारी सेना दे दी तो इन राजाओं को ये खत्म कर देगा, तो गणतंत्र कहां बचेगा? इसलिए गणतंत्र यहां जीवित था। समझ गए? और ये जो गणतंत्र था ये जनता के हाथ में इसकी पावर नहीं थी। वर्तमान का गणतंत्र तो ये है कि जनता के हाथ में पावर है। इस गणतंत्र की पावर जो थी वो कुलीन वर्ग के अधिकार में थी, यानी कोई एक जो ताकतवर वर्ग था, एक ताकतवर कुल होता था, वो मिलकर के शासन चलाया करता था। इसलिए इस प्रकार का ये गणतंत्र था। वर्तमान प्रकार का गणतंत्र देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां से एक चीज सीखे कि महाजनपद काल में बहुत सारे नगर बसे। तो हम इस एक तथ्य पर पहुंचे हैं कि महाजनपद काल को भारत का द्वितीय नगरीकरण कह सकते हैं।
द्वितीय नगरीकरण। अगर आपसे पूछे कि भारत का द्वितीय नगरीकरण किसे कहते हैं, तो भारत का द्वितीय नगरीकरण कहते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल की मुख्य देन क्या रही? एक तो नगरीकरण रही, दूसरी देन क्या रही? दूसरी देन रही यहां पे शासन मिलना गणतंत्र प्रकार का और राजतंत्र प्रकार का, ये इसकी मुख्य विशेषता रही। अब बात आती है शक्तिशाली महाजनपद कि कौन कौन से महाजनपद ऐसे थे जो शक्तिशाली हुए, ठीक है, वो हम समझ लेते हैं। तो अब मैंने यहां पे आपको काफी महाजनपद पढ़ाए थे, इनमें से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद हुए वो कौन कौन से हुए बच्चों? वो हुए आपके एक तो मगध, सबसे शक्तिशाली हुआ मगध। दूसरा जो शक्तिशाली महाजनपद था वो रहा आपके वत्स। कौन सा रहा? वत्स। तीसरा जो शक्तिशाली था वो था बच्चों अवंती, और चौथा जो शक्तिशाली था वो आपके रहा कौशल। कौशल। ये 4 महाजनपद शक्तिशाली। ये शक्तिशाली क्यों हुए? इनके शक्तिशाली बनने का प्रोसेस क्या रहा? ये किस प्रकार से इन्होंने अपना साम्राज्यवाद किया, वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि इन सब में शक्तिशाली जो रहे ये 4 रहे। इसका कारण इनका भौगोलिक क्षेत्र था कि ये भौगोलिक रूप से बड़े सबल थे। यहाँ पे कुछ नदियां थी, इस कारण यहाँ उपजाऊ क्षेत्र था। उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहाँ की आय अधिक थी, और जिस क्षेत्र की आय अधिक होती है वह क्षेत्र ताकतवर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शक्तिशाली हुए 4 महाजनपद। अब बात करेंगे साम्राज्यवाद की। साम्राज्यवाद क्या था कि जो महाजनपद ताकतवर होता था वो पड़ोसी महाजनपदों को जीतने की इच्छा रखता था। यह ठीक भी था तो गलत भी था। ठीक ये इसलिए था कि अगर कोई महाजनपद समस्त महाजनपदों को अपने अधीन कर ले तो भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ जाएगी, इसलिए तो ये सही था कि केंद्रीय शासन होना चाहिए। कोई विदेशी कोई देश अगर हम पर हमला कर दे तो हमारा पूरा देश संगठित होकर उससे युद्ध लड़े। दूसरा इसकी कारण जो गलतियां रही या मैं कह सकता हूं कमी रही, वो कमी ये थी कि जब एक महाजनपद दूसरे महाजनपद पर युद्ध थोपता था तो दूसरा महाजनपद संकट में आ जाता था, वहां की जो आम जनता थी वो बड़ी परेशान होती थी, ठीक है। तो मगध साम्राज्यवाद की शुरुआत जो ये साम्राज्यवाद की शुरुआत जो महाजनपद करेंगे उनमें मगध भी साम्राज्यवादी था, अवंती भी था, कौशल भी था और वत्स भी था। इन्होंने अपने आसपास के महाजनपदों को एक एक करके जीतना स्टार्ट किया। सबसे ज्यादा और सबसे पावरफुल जो रहा वो मगध ही रहा, इसलिए मगध के जो साम्राज्यवाद में धीरे धीरे एक एक करके समस्त महाजनपद आने लगे। सबसे पहले बिंबिसार ने इसकी शुरुआत की। बिंबिसार ने सबसे पहले अंग को जीता, उसके बाद बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने वज्जी को जीता, मल्लों को जीता, काशी को जीता। उसके बाद शिशुनाग आया, शिशुनाग ने अवंती को भी जीत लिया। इस प्रकार से एक एक करके यहाँ के जो मगध के शासक थे उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाना स्टार्ट किया। और जब शासक बना चंद्रगुप्त मौर्य तो उसने समस्त महाजनपदों को जीत लिया। उसने कलिंग को जीता या नहीं जीता ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, परंतु उसका जो पोता हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक मौर्य, उसने कलिंग को भी जीत लिया। इस प्रकार से मगध साम्राज्यवाद का अंत हुआ। मगध को हम स्पेशली पढ़ेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है मगध महाजनपद, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद हम विदा चाहेंगे आपसे कि महाजनपद काल का उदय 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ। इसका मुख्य कारण रहा लोहे की खोज होना, ठीक है। दूसरा कारण क्या रहा? लोहे की खोज होना। लोहे की खोज से क्या हुआ? तलवार बन सकती थी, बर्ची बन सकती थी, भाले बन सकते थे, उनके माध्यम से इनमें युद्ध शुरू हुआ। और जो जनपद शक्तिशाली हुए उन्होंने अन्य जनपदों को अपने अधीन कर लिया, और जब एक जनपद बड़ा हो गया तो उसने राज्य का रूप लिया, उसे महाजनपद कहा गया, ठीक है। शासन राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी था। फेमस जो गणतंत्र रहे वो रहे वज्जी, मल्ल और कंबोज। कंबोज में जो गणतंत्र मिला वो वार्ता शस्त्रोपजीवी प्रकार का था, ठीक है। इसके बाद शक्तिशाली तो ये 4 महाजनपद हुए, मगध, अवंती, वत्स और कौशल। साम्राज्यवाद की शुरुआत जो थी वो मगध ने की और मगध ने समस्त महाजनपदों को जीता था। इनकी जानकारी अंगोत्तर निकाय और भगवती सूत्र, लेकिन ऑथेंटिक किसके मानेंगे? अंगोत्तर निकाय के। 16 महाजनपद इस प्रकार से थे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें मैं सभी जो आपके टॉपिक पढ़ाऊंगा उनकी PDF वहां पे साथ के साथ आपको मिल जाएगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और टेलीग्राम चैनल मेरा नाम है दिलीप चौधरी सर के नाम से, ठीक है। स्पेलिंग सही डालना, DILEEPCHOUDHARYSIR, दिलीप चौधरी सर, इस नाम से आप सर्च कर लें
और टेलीग्राम पर ये चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप ये जो PDF हैं वो डाउनलोड कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।